past paper, PPSC past paper, and it is 2015 paper. In today's paper, you people will learn how paper are going to be conducted. So I'll be just teaching you about the past paper and questions related to the question. Everything will be discussed, and today you will be learning about linguistic as well, because I have prepared some notes related to linguistic. So these notes are in series wise. I have prepared almost 10 pages today. So daily I'll try to discuss something related to linguistic as well, since we have to pass linguistic portion as well. So we'll be trying to discuss at least on Monday. It's a short portion. So we'll include general knowledge as well as linguistic kind of knowledge, especially on our Friday class. So in today's class, you'll be learning about linguistic as well. So remaining, we have short portion related to general knowledge, and try to include this as well. So let's see. यहाँ पे 2015 में एक पेपर आया हुआ है. इस पेपर को ज़रा देखते हैं. हमारे पास 2 आवर हैं और बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपको वहाँ पे आएगा. आपने उस पेपर को सॉल्व करना है. तो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व इट. हमारे पास 2 आवर हैं और हमने इस पेपर को सॉल्व करना है. ये 100 मार्क्स का है. ठीक है. सो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना. मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर हमें लिटिल बुट नॉलेज का पता हो, एजेस का पता हो. जैसे हमें पता है कि ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर कौन सा था, हमें पता है कि मिडीवल एज का लिटरेचर कौन सा था, हमें पता है कि रेनेसेंस एज का, एलिजाबेथन एज का, कैरोलन एज का, जैकोबियन एज का, ठीक है, शेक्सपियरन एज का. हमने फिर क्लासिकल एज भी पढ़ लिया, हमने रोमांटिक एज भी पढ़ लिया. क्लासिकल एज में हमने 3 एजेस पढ़ी, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप. तो हमने क्लासिकल एज में जब उनको कवर किया तो बहुत हद तक हमें पता चल जाता है कि इस तरह का अगर बात कर रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है तो इस एज से रिलेटेड होगा लिटरेचर. अगर ऐसी बात हो रही है तो ये जो लिटरेचर है वो इस एज का ऐसे था. मेरे ख्याल में क्वाइट विजिबल है, आपको नज़र आ रहा होगा. मेरे साथ आप कोऑपरेट करें, हम मिलकर इसको सॉल्व करते हैं. हु ऑथर्ड फायर्स एंड फ्लू मैन. ठीक है, आप मेरे साथ अंदाज़ा लगाइए. हमारे पास 4 पोएट्स हैं. क्या चौसर ने इसको लिखा था, विलियम लैंगलैंड ने इसको लिखा था, विलियम लैंगलैंड ने लिखा था, या जेफरी ऑफ मनमाउथ ने लिखा था, या थॉमस मिलोरे ने लिखा था. तो किसने लिखा था, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसने लिखा है लैंगलैंड. वेरी गुड, वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर इज विलियम लैंगलैंड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थॉमस चौसर ने ये बुक नहीं लिखी. ठीक है, और ना ही जेफरी ऑफ मनमाउथ ने लिखी. हमने ये पढ़ा था. मैंने लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं. तो आप लोग अगर सीरीज़ वाइज देखना चाहते हैं तो मैंने एक सीरीज़ वाइज उसको बना के एक बड़ी अच्छी पोस्ट वो मैंने आपको सेंड की थी. उसको सेव कर लें, जिसकी ज़रूरत हो आप उसको वॉच करें. ठीक है, ये अपने पास सेव कर लें. मैंने वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई थी. ठीक है, मेरी फर्स्ट टारगेट तो मेरे स्टूडेंट ही होते हैं ताकि वो उससे बेनिफिट हासिल करें. मैंने उसको एक तरतीब से अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो यू कैन वॉच व्हेन एवर यू वांट. उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन ट्रिकी पूछते हैं, बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, कोई छोटा तो एग्ज़ाम नहीं है. BS 17 स्केल की जॉब है, तो वो आपको इस तरह फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप उसका आंसर उसके अंदर ही होता है. मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूं कि उसके अंदर ही आंसर होता है. अगर लेट्स सपोज अगर कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, तो उसके अंदर ही उसका क्वेश्चन, ग्रामर का आंसर हमेशा उस स्टेटमेंट के अंदर ही होता है. बस आपको पता होना चाहिए वो कहना क्या चाह रहा है. बिलोंग टू द रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ द क्रिएटिव जीनियस हुज ग्रेटेस्ट वर्क्स वर रिटन आफ्टर ही टर्न 50. यानी जो 50 एज के बाद, यानी आफ्टर ही टर्न 50, जब उसका काम जो मशहूर हुआ था, प्रोमिनेंट हुआ था. देखें जी, इसमें कौन सा पोएट आपको लग रहा है? यानी कॉलरिज, उसने तो 50, कीट्स ने तो 50 ईयर एज ही नहीं पाई. ठीक है, कॉलरिज, मिल्टन, स्पेंसर. सो एडमंड स्पेंसर ये तो शुरू से ही प्रोमिनेंट था. मिल्टन, कीट्स, हाँ कौन सा पोएट लगता है?
अंदाजे से बताना है, फिर मैं आपको आंसर करेक्ट जो है वो बता दूंगा। मेरे पास तो करेक्ट है क्योंकि मैंने देखा है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ये जो इसके पीछे आंसर शीट बनी हुई है वो मैं आपको लेटर सेंड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। बहरहाल उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैंने वो ठीक की हैं। अच्छा देखिएगा, आपको कौन सा लगता है, ये मुझे सुमेरा जो है ये आंसर देगी। सुमेरा आप आंसर दें इसका। मिल्टन। वेरी गुड सुमेरा, यू आर वेरी एक्टिव स्टूडेंट। और ऊपर वाले का विलियम लैंगडन। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक मेटाफिजिकल कंसीट अ स्ट्रेटजी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डन्स पोएट्री। हाँ जी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है मेटाफिजिकल कंसीट की, स्ट्रेटजी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉन डन, यानी जॉन डन की पोएट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नीचे आपको ऑप्शन दी गई हैं, आपने ऑप्शन में से देखना है। देखेंगे, पहला है कंफ्यूजन दैट अवॉइड द क्वेश्चंस एंड द मोरल अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ डेफिनेशंस थ्रू द इमेजेस, द लिंकिंग ऑफ इमेज फ्रॉम द वेरी डिफरेंट रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, the changings of image representing solid and genius elements। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन लगता है, कौन सा आंसर लगता है आपको इसमें से? तीसरे को देखें। सी। कौन सा? सी बा the linking of images the linking of images from very different images ranges of experiences। देखिए, हम बुक पे बिल्कुल इंसार नहीं करेंगे, हम खुद अपना नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या कहता है? द लिंकिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम द वेरी डिफरेंट इमेज ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट, यही है। उसके बाद क्योंकि वो पता क्या करते थे, वो टी.एस. इलियट ने एडमायर किया था। टी.एस. इलियट चाहता था कि पोइट्री जो है वो सेल्फ पर्सनैलिटी की एक्सप्रेशन ना हो, कि जो आप सोच रहे हैं बस वही लिख दें। कहता है कि पोइट जो है उसकी पर्सनैलिटी एक कैटलिस्ट की तरह होती है, ठीक है। और फिर उसने एक एलिमेंट की भी मिसाल दी कि जैसे कि एक एलिमेंट है, वो स्पेशल किस्म की एक धात है, वो अपने आप को क्या करती है, अपने आप को अफेक्टेड किए बगैर जो है वो अगली चीज़ को, वो धात को बदल देती है, किसी और में बदल देती है। तो इट शुड वर्क लाइक अ कैटलिस्ट। तो इसको कैटलिस्ट की तरह पोइट को वर्क करना चाहिए कि अपने ऊपर बिल्कुल अफेक्ट नहीं आने देना चाहिए, और जो वो लिख रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी की एक्सप्रेशन ना हो। दैट शुड नॉट बी एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जबकि उससे पहले जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने क्या कहा था कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। एंड टी.एस. इलियट क्या करता है, उसको यानी बिटरली स्टार करता है, क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि पर्सनैलिटी की जो एक्सप्रेशन होती है ये तो आपके अपने आइडियाज़ हैं, आप लिख देते हैं। इट इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, रादर इट इज़ एस्केप फ्राम पर्सनैलिटी। इट इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, रादर इट इज़ एस्केप फ्राम मोशन। कि आपने अपनी इमोशन नहीं लिखनी। पोइट्री जो है वो रिफाइनमेंट की भी ज़रूरत होती है, उसको क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत होती है, उसको फैकल्टी की भी ज़रूरत होती है, उसको सेंसिबिलिटी की भी ज़रूरत होती है। यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड सेंसिबिलिटी भी उसके अंदर होना चाहिए, ना कि आप रॉ थॉट ही लिख दें। इट इज़ नॉट अ पोइट्री। उसने उसको पोइट्री नहीं माना टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट एक क्रिटिक था, तो क्रिटिक्स जो होते हैं वो हमेशा अपनी एक थीरी देते हैं पोइट्री की। तो उसने अपनी थीरी पोइट्री की दी थी और वर्ड्सवर्थ की थीरी को उसने क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। इवन कि उसने बड़े बड़े वर्क को भी क्रिटिसाइज़ किया था, हैमलेट के वर्क को क्रिटिसाइज़ किया, और उसने एक अपनी पोइट्री दी। कहता है कि पोइट्री जो है वो हेड से होती है, और हेड के यानी हेड और यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। और कहता है कि मैं देखता हूँ कि जॉन डन की जो पोइट्री है उसकी पोइट्री के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड सेंसिबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन है। और जबकि टी.एस. इलियट और इसके बड़े बड़े जो पोइट्स हैं उनको उसने क्रिटिसाइज़ कर दिया। और जॉन डन जो था वो इतना अजीम कोई पोइट नहीं था, उसे तो कई सदियों तक किसी ने जाना ही नहीं। जो तो फिर मॉडर्न एज में जब टी.एस. इलियट आया तो उसने उसको एक नाम दिया, तो लोग उसको पढ़ना शुरू हो गए। अब कौन सा चौथा हमने किया? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मिल्टन्स ब्लैंक वर्स एपिक व्हाट इज रिटन एंड इन द क्रिटिक्स द एपिक ट्रेडिशंस? हाँ जी, डिवाइन कॉमेडी, Lycidius, Paradise Lost, La Allegro,
तो इसमें क्या है, यानी कहता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मिल्टन ब्लैंक वर्स। मिल्टन ब्लैंक वर्स को क्या कहा जाता है, उसे क्या टाइटल मिला है? व्हाट इज द टाइटल टू द मिल्टन ब्लैंक वर्स एपिक, व्हाट इज रिटन इन द क्रिटिक ऑफ द एपिक ट्रेडिशन। यानी एपिक ट्रेडिशन में जो क्रिटिक लिखी गई है वो कौन सी इसमें से? लिसिडिस है, एल्ग्रो है, डिवाइन कॉमेडी है, क्या है? अपना नॉलेज इस्तेमाल करें और मुझे बताएं, फिर मैं आपको इसके बारे में ठोस नॉलेज देता हूं। अपना माइक काइंडली बंद कर दें, किसी का माइक जो है वो ऑन ना हो, मेक श्योर किया करें। बताइएगा कि कौन सी इसमें आपको लग रही है कि कौन सी इसमें प्रॉपर आंसर। मैं फिर बता देता हूं, जितनी भी क्लासिकल एपिक थी जैसे होमर, विर्जिल, और उसके मुकाबले में जो उसकी क्रिटिक बताई गई थी या उनके ऊपर क्रिटिसाइज, एक उनकी क्रिटिक लिखी गई थी, वो कौन सी ठोस किस्म की पोइट्री में मौजूद है? मसलन मैंने आपको बताया था कि जो होमर था वो लिखता था पोइट्री, ठीक है। विर्जिल लिखता था, क्लासिकल पोइट थे, बड़े अजीम पोइट थे, एंशिएंट पोइट थे, ठीक है। इन एंशिएंट पोइट ने अपनी पोइट्री के अंदर क्या गॉड गॉडेसेस का कंसेप्ट दिया, ठीक है। और किसका कंसेप्ट दिया इन्होंने कि ग्रैंड फिगर एक हीरो होता था, जैसे अनीस है, ठीक है, जैसे अखलीज है, जैसे एगमेम्नॉन है, ठीक है, जैसे मैनलियस है, जैसे इसके अलावा क्लैटेमनेस्ट्रा है। तो इस तरह के जो उनके वर्क थे, उन्होंने अपने वर्क के अंदर इस तरह की फिर फाइट दिखाई थी। अब उनकी फाइट के मुकाबले में जो एक पोइट्री बनी थी या लिखी गई थी, उसका नाम क्या है? आपके सामने चार जो हैं वो दी गई हैं, आंसर दीजिए। पैराडाइज लॉस्ट। वेरी गुड, पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि मिल्टन ने बेसिकली उनकी ही तो क्रिटिक लिखी थी, वो भी तो यही चीज़ें दिखाते थे। तो उसके मुकाबले में होमर, विर्जिल और इस तरह के जो बड़े बड़े राइटर्स थे, उनके मुकाबले में ये लिखी थी और ये उससे भी अच्छा लिख गया। क्योंकि उसकी पोइट्री जो है एक यूनिवर्सल है। वो तो एक स्पेसिफिक इलाका दिखाते थे ना, बट ये पूरी ह्यूमैनिटी को ये इसकी अक्कासी करती थी, उसको रिफ्लेक्शन देती है। विच पोइट्री collaborated ऑन द लिरिकल बैलेट ऑफ 1798। हाँ जी, यानी विच पोएट्स, कौन कौन से वो पोएट्स हैं जिन्होंने लिरिकल बैलेट में हिस्सा लिया था 1798 में। मैंने बार बार बताया, नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन में से जो सा आंसर आपको ठीक लगता है जो मैंने आपको बताया वो जल्दी से बताएं। हाँ जी, कि क्या पर्सी बैसी शैले जो है वो था, विलियम डॉर्थी, विलियम वर्ड्सवर्थ और वर्ड्सवर्थ थे। क्या विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज थे? चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट थे? कौन थे? डॉर्थी। नो, मैंने आपको बताया था जिससे आगाज हुआ था रोमांटिक एज का, वो उसे कहते हैं लिरिकल बैलेट। और इसमें शामिल थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, और सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट लिखा था और उससे रोमांटिक एज का आगाज हुआ था। ये क्लासिकल एज की रिएक्शन थी उस आर्टिफिशियल लाइफ की, उस शैम लाइफ की, उस सूडो क्लासिकल लाइफ की। और इस सूडो क्लासिकल लाइफ को, न्यू क्लासिकल लाइफ को फिनिश करने के लिए उन्होंने उसके रिएक्शन में एक लिरिकल बैलेट लिखा। सिंपल डिक्शन, सिंपल पीपल, सुपर नेचुरल एलिमेंट, मेडिवल एज और इस तरह नाइट की एज, मेडिवल एज, और इस एज को उसके अंदर इन्फ्यूज़ किया, डाला, और ऐसी एज बनाने की उन्होंने कोशिश की जो कि रोमांटिक एज थी। एक रोमांटिक मोमेंट उन्होंने वो लेकर आए और दे रोज द बैनर ऑफ रिवोल्ट। They revolted and they rose the banner of revolt against the sham and new classical age, which was fake, which was artificial, and taking people toward the artificiality rather than natural world. तो उन्होंने उसके मुकाबले में इन दोनों ने लिखा था, नाम याद कर लें, ये क्वेश्चन ज़रूर आना है। लिरिकल बैलेट 1798 में इन दोनों ने मिलकर लिखा। विच पोएट असर्ट, और इस एक बात और याद रखें कि यही एज जो है इसी की बैकग्राउंड पे चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। कौन सा चल रहा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये मैंने कल डिटेल डिस्कस किया था, मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया। रोमांटिक एज के दोनों पार्ट्स
उसको उधर से जाके मज़ीद देख लें, क्योंकि इस तरह के जो परफेक्ट PPSC इंग्लिश के लिए जो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं वो इंशाल्लाह आपने बिल्कुल PPSC इंग्लिश के मौजू पे हैं। टॉपिक हमारा यही होता है जो इसमें क्वेश्चन आए होते हैं। अच्छा देखिएगा, विच पोएट कोलैबोरेटेड ऑन लिरिकल बैलेड, ये हो गया। छठा देखें, विच पोएट asserted in practice and theory the value representing rustic life of the language as well as the social outcast not only in the pastoral poetry, pastoral का मैंने बताया जिसमें विलेज की अक्कासी की गई हो, विलेजियर सीन बताए गए हों, कॉमन बिफोर द पोएट टाइम्स but also as the major subject and the medium किधर चला गया, मीडियम फॉर द पोएट्री इन द जनरल। देखें, मैरी और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक और लीग हंट, कौन सा आपको लगता है इसमें से? देखिएगा, फिर पढ़ लें, एक दफ़ा ना समझ आए दोबारा फिर उसको पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई भी ठीक तरह से नहीं है। विच पोएट असर्टेड इन द प्रैक्टिस एंड द थ्योरी द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रस्टिक लाइफ। जब भी रस्टिक, पेस्टोरल, नेचुरल, इस तरह की वर्ड की लाइफ की ज़िंदगी को बताया जाएगा या इसको इकासी की जाएगी या इसकी रिफ्लेक्शन दी जाएगी, तो आप एक नाम याद रखें, किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ये कौन है इसका आंसर? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्योंकि मुझे इनसे पता चला, मैंने जब इसको पढ़ा कि पेस्टोरल लाइफ, ठीक है, पेस्टोरल लाइफ दिखाई गई है, रस्टिक लाइफ दिखाई गई है, तो वो इसकी बात वही करता है कि रस्टिक लाइफ होनी चाहिए और सिंपल डिक्शन होना चाहिए, नेचर होनी चाहिए थीम में, सिंपल पीपल होने चाहिए। तो सिंपल पीपल आपको कहाँ मिलते हैं? सिंपल पीपल कहाँ मिलते हैं आयशा? विलेज के अंदर। उसके बाद सातवां देखें, पब्लिश टुगेदर इन 1609 शेक्सपियर सोनेट इन नंबर्स आर ओनली डायरेक्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द पोएट्स ओन फीलिंग्स दैट वाज possessed फॉर हिज प्ले आर द मोस्ट इम्पर्सनल इन ऑल द लिटरेचर। हाँ जी, 1609 शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? मैंने आपको बताया था जब आपको मैं शेक्सपियर को पढ़ा रहा था। शेक्सपियर की डेथ का अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1660। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि पब्लिश टुगेदर इन 1609, पब्लिश टुगेदर 1609। तो उसने क्या लिखा? शेक्सपियर्स सोनेट। शेक्सपियर्स, अब ये सोनेट्स आया हुआ ना, तो इसका मतलब ज़्यादा सोनेट जो टोटल कितनी है? 54। शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी थी? 154। उसके प्ले कितने थे? 39। ये बातें याद होनी चाहिए। डेथ हुई है 1660, तो बात फिर शेक्सपियर की हो रही है, तो हम इसका बहुत सारी चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ उसके अंदर ही उसका आंसर होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। सिल्विया प्लैथ वाज द वाइफ ऑफ द टेड ह्यूज। मैंने बार बार बताया, इसके ऊपर बड़े डिटेल लेक्चर पढ़े हुए हैं मेरे को, 20 लेक्चर इसके ऊपर पढ़े हुए हैं, आप सुन सकते हैं। बड़ी डिटेल में इसकी लाइफ मैंने डिस्कस की है, टेड ह्यूज की भी, उनके बच्चों की भी। पब्लिश टुगेदर इन 1609 ये हो गया। अब नीचे देखें, सिल्विया प्लैथ वाज द वाइफ ऑफ द टेड ह्यूज। अब देखें कौन सा टेड, ये पहला ही आंसर है इसका। टेड ह्यूज की वाइफ थी, दोनों पोएट थे, पोएट लॉरेट भी रहा है, और ये क्या करता है? नेचर को वायलेंट भी दिखाता है। ठीक है, नेचर को सिर्फ हीलर, कंफर्टर, सूथर नहीं कहता, वो कहता है कि नेचर का एक और पहलू भी है। नेचर एक इनडिफरेंट है। नेचर अपने अंदर क्या रखती है? अगर उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव पहलू है तो उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव भी है। बहुत सारी जगह पे नेचर मार भी रही है लोगों को। नेचर कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे हम देखते हैं कि कुछ ज़लज़ला आ गया, कहीं पे हम देखते हैं कि कहीं पे लावा जो है वो उबल रहा है, कहीं हम देखते हैं वल्केनो फूट रहे होते हैं। तो दीज आर द नेचुरल थिंग्स, और देयर इज नेचर इज गुड एज वेल एज बैड। नेचर इज हैविंग डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स। तो वो नेचर को जैसी है वैसा दिखाता है। नाम क्या है? टेड ह्यूज।
और इसने एक डिफरेंट एंगल से पहली दफ़ा बातें की तो बहुत मशहूर हुआ, ये पोएट लॉरेट भी रहा है। इन द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, टू फिगर्स ऑन द शिप्स कास्ट डाइज फॉर द एंशियंट मैरिनर्स एंड, इसके ऊपर भी मैंने सारी पोएम लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाई हुई है। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिएगा। इन द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, टू फिगर्स ऑन द शिप्स कास्ट डाई फॉर द एंशियंट मैरिनर्स एंड इन शिप्स एंड द शिप्स डैश विंड द मैरिनर्स। अब यहाँ पे वो दो मतलब कॉइन्स जो है वो टॉस किया जाता है, ठीक है, डाइस को फेंका जाता है। वो डाइस को फेंकता है तो डाइस में से कभी आपको पता है हेड आता है, टेल आता है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, एंशियंट मैरिनर के हिस्से में जब वो डाइस को फेंकता है, यानी ऐसे कि जैसे गेम हो रही है किसके ऊपर, वो देखता है कि जैसे मेरे बारे में दो एलिगरी शो करता है कि डेथ इन लाइफ और लाइफ की आपस में क्या हो रही है, गेम हो रही है। या तो उसको आना था कि या तो उसको मौत आनी थी या मौत के अंदर जिंदगी आनी थी, मौत और इन दोनों के दरमियान कास्टिंग हो रही थी। तो उसको क्या आता है, लाइफ इन डेथ उसके हिस्से में आता है, यानी एंशियंट मैरिनर के हिस्से में क्या आता है, लाइफ इन डेथ, कि जिंदगी के अंदर ही मौत होगी उसकी। उसने अल्बाट्रॉस को मारा था जो कि एक डिवाइन बर्ड था, और वो उसके पास आ जाता उसके और उस बर्ड ने उसको बचाया था। और वो कहता कि अचानक मेरे पता नहीं माइंड में क्या आया, तो मैंने उस जो डिवाइन बर्ड था अपना बो उठाया और मैंने उस तीर कमान के साथ, कहता है कि मैंने उस एरो से निशाना बनाया और उसको मार डाला। और जैसे मैं उसको मारता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, एंशियंट मैरिनर कहता है कि मेरे अजीबोगरीब वक्त जो मतलब हमारे साथ काम होने शुरू हो जाते हैं। कभी तो पानी जो है वो बहुत हॉट हो जाता है, उसमें बहुत हीट आ जाती है। कभी क्या होता है तो मैं देखता हूँ कि दूर से मुझे ऐसे एक ना कहता दिखाई देता है, एक शिप दिखाई देता है, उसमें दो जो हैं वो मेरी ज़िंदगी के ऊपर ऐसे जैसे डाइस खेल रहे हैं। तो ऐसे वो डाइस फेंकते हैं तो उससे इसके हिस्से में क्या आता है, एंशियंट मैरिनर के लाइफ एंड डेथ, एंशियंट मैरिनर से लिया गया। आगे जी, कॉलरिज अंडर द सटल states of the feeling including the depressions and irrational sense of the guilt found an outlet in fantasy supremely in dash। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो हमारा पोएट है सैमुअल टेलर कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है वो ओपियम लेते थे, ठीक है, ड्रग्स लेते थे। और बहुत सारी पोइट्री जो है उनकी फ्रेगमेंट में मिलती है, जैसे कुबला खान है और भी बहुत सारी पोएम्स हैं उसकी जो हमें फ्रेगमेंट में मिलती हैं। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर्स एंड द कुबला खान, तो ये क्या है, कॉलरिज अंडर द सटल स्टेट ऑफ द फीलिंग इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड इररेशनल सेंस ऑफ द गिल्ट फाउंड एन आउटलेट इन फैंटेसी। अब कुबला खान और इन दोनों के अंदर ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन हमें मिलती है कि उसके अंदर डिप्रेशन है, इरेशनल सेंस है और ये सारी चीज़ें। आपको पता है कि रोमांटिक पोएट एक चीज़ का बिलीव रखते थे, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। किस चीज़ का? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। अगर आपने लिटरेचर को एंजॉय करना है तो अपनी अक्ल को, इरेशनल थॉट को फॉर द मोमेंट सस्पेंड कर दें, तो फिर लिटरेचर से आप लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, मैस्मराइज हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन जाएं फॉर द मोमेंट और दुनिया को, अपनी रैशनल थॉट को पीछे कर दें। एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, दिस इज अनदर वर्ल्ड। ये कोई रियल वर्ड नहीं है कि आप वहाँ उसे रैशनल वर्ड के साथ, रैशनल अकल के साथ सोचें। अगर अकल से सोचेंगे तो फिर नाइटिंगेल को तो कोई भी मॉर्टल नहीं, इमॉर्टल नहीं मानता। नाइटिंगेल क्या है? एक मॉर्टल बर्ड है, उसकी डेथ होती है, लेकिन उसने हमें क्या दिखाया, जॉन कीट्स ने, इमॉर्टल, कि वो एक मॉर्टल बर्ड है। उसने कहा कि तुम्हारी आवाज़ जो है एंशियंट ग्रीक के जो बड़े बड़े प्रिंस थे, बड़े बड़े आका थे, गुलाम थे, वो भी सुना करते थे कभी। उसने उसकी आवाज़ को इमॉर्टल कहा है कि ये आवाज़ तो बहुत पुराने लोग भी सुना करते थे। तो फॉर द मोमेंट ही गोज टू द वर्ड ऑफ द नाइटिंगेल एंड ही इज आल्सो अप्लाइंग विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव विच इज आल्सो कॉल्ड द नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है कि आपके अंदर इतनी सेंस हो कि आप रैशनल थॉट को फॉर द मोमेंट साइड पे करके उसी की दुनिया का, उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन के उसको बयान कर दें।
तो दिस इज वर्ल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी. Where youth grow fails and scepters thin and dies. Who Keats यानी who is Keats in or to Nightingale. कौन सी पोएम है जिसमें ये कहता है कि जहाँ पे यूथ जो है ये किसको, यानी वो किसको कहता है, ये फैनी ब्राउन को कहता है. अब यहाँ इस बुक के अंदर ये रॉन्ग लिखा हुआ है. इस बुक के अंदर जो उसने आंसर दिया है देख लें ज़रा. इस बुक में वो कहता है, आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो आंसर देता है पीछे बैक में, वो आंसर देता है कि ये फैनी ब्राउन को ये उसने कहा है, जबकि ये फैनी ब्राउन को नहीं कहा था, उसने अपने भाई को कहा था. तो इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इस बुक के अंदर. अगर आप बुक को फॉलो करेंगे, इस बुक को, आपने अपना नॉलेज भी यूज़ करना है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी दफ़ा पढ़ाया, मुझे पता है. वो अपने भाई को कहता है, फैनी ब्राउन की तो डेथ नहीं हुई थी उसकी, फैनी ब्राउन तो उसे छोड़ के चली गई थी. तो ये रेफर करता है किसको, अपने भाई को. जो उसका भाई होता है उसकी डेथ हो जाती है, वो उसको कह रहा है. तो यहाँ पे फैनी ब्राउन उसका आंसर लिखा हुआ है, तो रॉन्ग है. अब यहाँ पे देखें, मैं तो फॉर द मोमेंट चेंज करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा. ये दूसरी है ना, इसको देखें, यहाँ पे शायद आपको नजर आ जाए. कीट वॉज द ओपिनियन दैट सम, मैं इधर से पढ़ता हूँ. कीट वॉज द ओपिनियन दैट सम certainties were best left open to imaginations, and that the element of doubt and ambiguity added, and speciality to concept added. यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई हैं, क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, न्यू रोमांटिसिज्म. फिर मैं पढ़ता हूँ इसको ज़रा, आपने इनमें से एक आंसर देना है. Keat was of the opinion that some certainty were best left open to imaginations, that the element of doubt and ambiguity added, and dash and speciality to the concept. ये किस में है? इसका आंसर है रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसे अक्ल से नहीं मापते. ठीक है. दूसरा, अगला देखिएगा. Wyatt and Surrey in 16th century imported the dash into the English language. हाँ जी, कौन सा? 4 आंसर दिएंगे. शेक्सपियर सोनेट लेकर आए थे, स्पेंसरियन सोनेट लेकर आए थे, पेट्रार्कन सोनेट लेकर आए थे. कौन सी सोनेट लेकर आए थे? यानी 16th सेंचुरी में वाइट और सरे किसकी सोनेट लेकर आए थे इंग्लिश लैंग्वेज में? मैंने बताया हुआ है, आंसर दीजिए. स्पेंसरियन, शेक्सपियरन और पेट्रार्कन. हाँ जी, समझ आ रही है? कौन सा बोलिएगा. आर यू लिसनिंग टू मी? वो लेकर आए थे पेट्रार्कन सोनेट. कौन सी सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट. आगे देखिएगा. Adrian Alexander Pope recast a petty high society scandal as a mythological. No, ये 14 देखें. Adrian Rich Aunt Jennifer Tiger contrasts the creative needlework produced by the Aunt Jennifers with denizens of the world of green. Denizen का मतलब क्या होता है? डेनिजन का मतलब होता है इनहेबिटेंट ऑफ द वर्ड ऑफ ग्रीन. जो उसके अंदर यानी करैक्टर दिखाया गया है उसके बिल्कुल वो क्या है, उसका कंट्रास्ट है. अलेक्जेंडर पोप्स डैश रीकास्ट अ पिटी हाई सोसाइटी स्कैंडल एज अ मिथोलॉजिकल बैटल फॉर द वर्च्यू ऑफ एन इनोसेंट. तो इसमें देखिएगा, अलेक्जेंडर पोप्स रीकास्ट पिटी हाई सोसाइटी स्कैंडल्स as a mythological battles for the virtue of an innocent. हाँ जी, कौन सा है? Summer, Sound and Sense, Allusa to the Abelard, the Rape of the Lock. तो इसका एग्जैक्ट आंसर है Rape of the Lock.
15 हो गया, ज़रा 16 देखिएगा। डैश वाज एन एग्जाइल एट ईटन्स, a revolutionary thinkers and intellectuals whom to think was the normally to do। एक बात याद रखिएगा, ईटन में ईटन जो एन ईटन एट एग्जाइल, जो ईटन से एग्जाइल हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम शैले था। ठीक है, तो इसमें देख लें, कीट्स है, शैले है, बैरन कॉलर, तो शैले जो है उसको एग्जाइल किया गया था ईटन से। The energy, visions and the music of the most exciting English lyric poets Shelley are exemplified in Dash and Elegy for the John Keats। The energy, visions and the music of the most exciting English lyric poets Shelley are exemplified in an elegy by the जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की जो एलेजी लिखी गई थी, एलेजी मातम वाली पोइट्री, या उसे कह लें कोई डेथ पे लिखी जाती है, वो एडोनिस लिखी गई थी, शैले ने लिखी थी उसके, शैले उसका फ्रेंड था। 18 फ्राइज क्लासीफाई इनटू सिंगल मिनिमम फ्री अटरेंस, सिंगल फ्री अटरेंस, नॉट मिनिमम, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। आगे कहता है अ वर्ड आर अ सेट ऑफ वर्ड फॉलोड बाय अ pause and revealing an intelligible purpose is क्या है? यानी a word, a set of word followed by the pause and revealing an intelligible purpose is sentence। sentence होता है ना, intelligible होता है। The label dash denote a form, a group of word and subject and a predicate, यानी a label denote a forms a group of words with a subject and a predicate, यानी जिसका सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं उसे। लिक्सिकल यूनिट इन विच 2 or more लिक्सिकल मॉर्फीम्स आर जक्सटापोज्ड आर कॉल्ड, यानी ऐसे यूनिट, लिक्सिकल यूनिट जिसमें 2 मॉर्फीम जो हैं वो जक्सटापोज्ड होते हैं, बराबर के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। उसका आंसर कंपाउंड है, वो देख लें, कंपाउंड उसका आंसर है। 21 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखें 22 themself dash themself, myself, himself, herself, itself, ourself are reciprocal, reflexive, both A and B known। जब सब्जेक्ट जो है वो अपना, यानी प्रोनोन जो है वो खुद बताए अपने बारे में, themself, herself, myself, I hit myself, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव, वो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनोन, तो बी, इसका बी ठीक है। ये मैं 22 को डिस्कस कर रहा हूँ, वो जो यहाँ पे लिखा है बी रिफ्लेक्सिव प्रोनोन। 22 को देखें ऊपर। 23 देखें। डैश वाज इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी बाय फर्डिनेंड डी सॉशर 1957-1913 एज अ डिलिबरेट